कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। तो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रखना, ये हमारी बॉडी की एक क्वालिटी है, अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है। तो बाहर टेम्परेचर की हमने एग्जांपल दी थी कि टेम्परेचर आपका गर्मियों में 40 प्लस 50 तक पहुंच जाता है, लेकिन आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, आपका इंटरनल टेम्परेचर दैट इज़ 37, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है, इसी तरह हमने एक पैरामीटर की एग्जांपल दी थी, हीमोग्लोबिन की हमने बात की कि रेफरेंस रेंज इज 13 टू 17 इन मेल्स। तो इसको विद इन दिस रेंज मेंटेन करना, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। फिर हमने बात क्या चाहिए, मैंने एक एग्जांपल दी थी, इसके अलावा और भी आप बहुत सारी बॉडी के अंदर एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसी तरह हार्मोनल लेवल्स हैं, उनकी भी एक रेफरेंस रेंज है जिसके जिसको लिमिट्स में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसी तरह और काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। आपके LFTs को आप ले लें, लीवर फंक्शन टेस्ट बोला जाता है, RFTs को ले लें, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो ये सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये MLTNs हैं, उनके लिए पैथोलॉजी का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकियों के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि बाकियों का कोर्स मैंने खुद MLT की हुई है, और बाकी की बुक्स मैंने नहीं पढ़ी ऑब्वियसली। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में मैंने MLT की बुक्स पढ़ी हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि MLT के जो लोग हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें, इसी की बेसिक्स जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं। और अगर यहाँ पे ये आप चीज़ें क्लियर करेंगे तो आपके लिए बहुत जो है ना, आके ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो मैं बहुत स्लोली जाऊँगा, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता से पढ़ेंगे इसे, और कोर्स भी जो है ना आपका इंशाल्लाह जितने मर्ज़ी स्लो रेट से जाएँ, वो कोर्स डेफ़िनेटली कवर करवाना मुझ तक है। क्लासेस मिस भी होती हैं, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर है आपको कोर्स कवर करवाने की। तो इंशाल्लाह हम कोर्स कवर करेंगे, और जो है आपने जस्ट अटेंटिव होना पड़ेगा आपको। जो हम 30 मिनट्स की क्लास है, 30 मिनट्स की भी टोटल नहीं होती, उसमें भी कुछ बातें शातें हो जाती। तो 20 टू 25 मिनट्स की क्लास है, और आपने इन 25 मिनट्स में अटेंटिव होना है। और अगर किसी की अटेंशन डाइवर्ट भी होती है, क्योंकि आप घर में लेक्चर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी अटेंशन कभी इधर और कभी उधर हो जाती है। तो उसके लिए आपके लिए रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है। तो मैं जैसे ही लेक्चर लेता हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग जो है ना वहाँ पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप रिकॉर्डिंग से भी जो है ना हेल्प ले सकें। अच्छा, हमने होम्योस्टेसिस की बात की। होम्योस्टेसिस से जब कभी जो है कंडीशंस, आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस से डेविएट कर जाएगा, तो उसे आप डिजीज़ का नाम देते हैं। लाइक मैंने पिछली उसमें ये एग्जांपल दी थी आपको कि जब कभी हीमोग्लोबिन जो है 13 से लेस हो जाएगी, या 17 से ज़्यादा हो जाएगी, तो दैट इज़ डिजीज़। 13 से लेस अनीमिया, 17 से ज़्यादा पॉलीसाइथीमिया, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, तो इसको आप डिजीज़ का नाम देते हैं। अब इसी डिजीज़ को हम साइंस की एक फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं, डेट इज़ नाउन एज पैथोलॉजी। ठीक है, जिसको कुछ जो चीज़ क्लियर नहीं होती तो वो मुझे वहीं पे रोकेगा। अभी तक हमने कोई कोई ख़ास चीज़ डिस्कस नहीं की, ये चीज़ आप पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, हमने कहा स्टडी ऑफ डिजीज इज नाउन एज पैथोलॉजी। अब हमने पैथोलॉजी के अंदर पढ़ना क्या है, यानी अगर हमने डिजीज़ को स्टडी करना है, तो उस डिजीज़ के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। तो एक डिजीज़ होगी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उस डिजीज़ का बैकग्राउंड क्या है, वो डिजीज़ है क्या। लाइक अगर हमने अनीमिया की बात की, तो आपको पता होना चाहिए, अनीमिया को डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, हमने कहा हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जब कभी लो हो जाएगी, या इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि आरबीसी की अमाउंट जब आपकी बॉडी में लो हो जाती है, तो उसको भी अनीमिया बोला जाता है। तो जब कभी आपने किसी डिजीज़ के बारे में किसी को बताना है, तो सबसे पहले आपको उसका बैकग्राउंड एस्पेक्ट उसकी डिफ़ाइन करना आना चाहिए। आप डिफ़ाइन करेंगे, आपको उसका बैकग्राउंड आना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है, वो आपको उसकी कॉजेज़ पता होनी चाहिए। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब है कॉजेज़। ठीक है, तो अगर अनीमिया है, तो अनीमिया की कॉजेज़, कोई भी डिजीज़ है, अनीमिया, अब अनीमिया को लेके बैठ नहीं जाना आपने, अनीमिया इज़ जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, डिजीज़ की।
कोई भी डिजीज़ है, आप उसको फिर कॉजेज़ उसकी आपकी कॉजेज़ पता होनी चाहिए कि किस किस वजह से ये डिजीज़ हो रही है, ठीक है। अब अनीमिया है, अनीमिया की मल्टीपल कॉजेज़ है, अभी B12 डेफिशिएंसी हो सकती है आपकी, इसके अलावा आपकी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा बहुत मल्टीपल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बोन मैरो जो कि फैक्ट्री है आरबीसीज़ की प्रोडक्शन की, तो वही ख़राब हो, आपकी मैरो ही सही वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से आरबीसीज़ की प्रोडक्शन नहीं हो रही, दैट इज़ वन ऑफ द कॉज। तो आपको मकसद ये बताना था कि आपको जो कोई दूसरी चीज़ है, दैट इज़ द एटियोलॉजी ऑफ द डिजीज़। पैथोजेनेसिस, तो उस डिजीज़ के वो डिजीज़ कैसे डेवलप हुई, इसका मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट क्या था, तो ये आपको फिर स्टडी करना होगा। एक डिजीज़ थी, उसकी आपने कॉजेज़, उसको आप डिजीज़ को डिफ़ाइन कर लिया, बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास आ गया, आपने उसकी कॉजेज़ देख ली। फिर कॉजेज़ के बाद वो जो कॉजेज़ हैं, उन कॉजेज़ की वजह से कैसे डिजीज़ डेवलप हो रही है। अगर मैंने आपको कहा कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो रहा है, तो आपको बताना होगा कि आयरन डेफिशिएंसी का लिंक क्या है अनीमिया के साथ। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया डेवलप कैसे हो रहा है, दैट इज़ पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो आपको मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। तो पैथोजेनेसिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। कुछ पार्टिसिपेंट, ये हर डिजीज में, ये अभी हम जस्ट बिल्कुल ओवरव्यू पे हैं, इंट्रोडक्शन पे हैं। जब आप डिजीजेस पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम एक एक करके हर डिजीज की देखेंगे। मार्फोलॉजिकल चेंजेस, मार्फोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं कि आपके सेल के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे उस डिज़ीज़ की वजह से, उसके स्ट्रक्चर में, उसके साइज़ में, उसकी शेप में क्या चेंजेस आएंगी उस डिज़ीज़ की वजह से, ये हम देखेंगे मार्फोलॉजिकल चेंजेस की। मार्फोलॉजिकल चेंजेस में स्ट्रक्चरल और फिर फंक्शनल चेंजेस क्या आएंगी सेल के ऊपर, दिस रेफर्स टू द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ है। उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, उस डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, कभी भी कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, तो वो उसको क्या कहता है, उसको क्या कहेगा अपने डिजीज़ के बारे में, क्या वो उसको कॉजेज बताएगा अपनी डिजीज़ की, क्या वो उसको मैकेनिज्म बताएगा, या क्या वो उसको बताएगा डॉक्टर साहब मेरे सेल के ऊपर ये चेंजेस आ रही हैं, मेरे सेल्स की शेप चेंज हो रही है, मेरे सेल्स का साइज चेंज हो रहा है, या वो उसको कहेगा डॉक्टर साहब मुझे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, मुझे आगे मेडिसिन दे दे। डेफिनेटली आपके लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई वहाँ से डायग्नोज करके आए, डॉक्टर के पास आया ही इसलिए जाता है कि कंडीशन को डायग्नोज किया जाए। जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो क्या कहेगा उससे, हाँ जी बता, करना क्लिनिशियन तक है। वो साइन एंड सिम्टम्स वो जब उसको बताएगा तो ये सारी चीज़ें, कॉजेज, पैथोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में होंगी, हर डिजीज़ की होंगी। साइन एंड सिम्टम्स अलाइदा से उसे पता होंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में उसे पता होगा। तो जब तब जाके वो एक क्लिनिशियन उसको बता सकेगा और फिर कुछ टेस्ट करवा के उसको बता सकेगा कि ये पेशेंट इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है, और फिर जो है उसको डायग्नोज डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स देखे जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि पैथोलॉजी में हर डिजीज़ की चार चीज़ें, हम चार नहीं आप इसको पांच कह सकते हैं। कि पहली हेडिंग मैंने आपको इंट्रोडक्शन की, यानी कि बैकग्राउंड नॉलेज एक डिज़ीज़ का, वो बताया है। तो आप पहली हेडिंग को इटियोलॉजी से ऊपर आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड नॉलेज किसी डिज़ीज़ का, जिसमें आप डिफ़ाइन कर लें और उसको वो डिज़ीज़ है क्या वो बता दें। फिर उसके बाद कॉजेज़ ऑफ द डिज़ीज़ विच इज़ इटियोलॉजी, देन mechanism of development of the disease, that is pathogenesis, then the structural and associated functional changes on the cells, जिसमें साइज शेप आप देखेंगे सेल का जो चेंज हो रहा है, डेट आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, दिस इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो एक डिजीज में आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको कल आपको बताया था कि हमने 5 चैप्टर करने हैं। मैं दोबारा से आपको आउटलाइन दिखाता हूँ। ये आपकी आउटलाइन थी, जिसमें आपका पहला चैप्टर है सेल इंजरी एंड एडेप्टेशंस, ठीक है।
तो हम आज से इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे, सेल इंजरी एंड अडेप्टेशंस को। तो ये आपका सेल इंजरी, सेल डेथ एंड अडेप्टेशंस या सेल इंजरी एंड अडेप्टेशंस, ये आपका पहला चैप्टर है जिसे हम आज प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। सेल के बारे में सबको पता है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट है, सेल के स्ट्रक्चर आप पढ़ के आते हैं, सेल के बारे में पढ़ के आते हैं। यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा लिंक यहाँ पे ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल के लिए और यूकैरियोट्स, ठीक है। तो हमारा लिंक भी यूकैरियोट से होगा, यूकैरियोटिक सेल से होगा, जिसके अंदर आपको पता है वहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से जाऊँगा, मुझे पता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी, सेल के बारे में पता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मैं भी जिनका नॉलेज रिफ्रेश ना हो, तो मैं एक बेसिक लेवल से जाऊंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगी। तो अगर आप बेसिक लेवल को पिक कर रहे हैं तो फर्दर जब कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तो उसको पिक करना मुश्किल नहीं होगा। सेल के अंदर एक प्रोटीक सेल के अंदर क्या है, बाहर से अगर आप लेके चलें तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है आपका साइटोप्लाज्म आ जाता है, जिसके अंदर आपके ऑर्गेनेल्स हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। साइटोप्लाज्म में देखें तो ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी ऑपरेटस है, ईआर के ऊपर अगर राइबोसोम्स है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज द पावर ऑफ द सेल, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी लिंक आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम देखेंगे कि जब एक सेल इंजरी डेवलप होती है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है। गोल्गी ऑपरेटस है, इसी तरह बाकी ऑर्गेनेल्स आपको बताते हैं और इनका फंक्शन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंक्शंस आई होप्स हो कि आप सबको पता होंगे। सेल इंजरी, सेल डेथ एंड अडेप्टेशंस के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो ये सारी आउटलाइन है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी। इंजरी, इंजरी अब क्या है? इंजरी इज़ अ स्ट्रेस। जब कभी सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है तो इंजरी की तरफ जाता है। अब ये स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस की बहुत स्ट्रेस बहुत टाइप्स में आ सकता है, लाइक माइक्रोबायोलॉजिकल स्ट्रेस, कि आपको कोई इन्फेक्शन हो, कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ये आपके सेल्स के ऊपर एक तरह का स्ट्रेस है। इसी तरह किसी को ट्रॉमा हो गया, कोई बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, दैट इज आल्सो स्ट्रेस, ये भी सेल्स के लिए एक स्ट्रेस है। इसी तरह किसी को थर्मल इंजरी हुई, कोई किसी को बर्न इंजरी हुई, ये भी सेल्स के लिए स्ट्रेस है। किसी को केमिकल इंजरी होगी, किसी के ऊपर केमिकल पड़ गया, एसिड पड़ गया, ये भी सेल्स के लिए एक स्ट्रेस है, ठीक है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेल को, तो कोई भी इंजरी हो रही है दैट इज अ स्ट्रेस फॉर द सेल, दैट इज एन इंजरी फॉर द सेल। तो क्या जैसे भी सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस आता है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल है, चाहे वो इम्यूनोलॉजिकल है, कोई भी स्ट्रेस आता है तो सेल इंजरी की तरफ जाता है। लेकिन इंजर होने से पहले उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं, वो एक स्टेजेस से गुजर के सेल एक इंजरी की तरफ जाता है। सेल खुद को बचाने की भी कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही स्ट्रेस आया और सेल इंजर्ड हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो सेल खुद को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम वो स्टेजेस देखेंगे कि सेल जो खुद को बचा रहा है उसके अंदर क्या क्या स्टेजेस आ रहे हैं, दैट इज स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी। उसके बाद हम जाएंगे अडेप्टेशन। अब जैसे ही सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है, सेल के अंदर कुछ अडेप्टेशंस आती हैं। सेल नहीं चाहता कि वो इंजर्ड हो, क्योंकि अगर सेल इंजर हो गया और रिवर्सिबली इंजर हो, इरिवर्सिबली सॉरी, इरिवर्सिबली इंजर्ड हो गया तो वो सेल सेल डेथ की तरफ जाएगा। एक इरिवर्सिबली इंजर्ड सेल हमेशा सेल डेथ की तरफ जाता है। तो सेल कभी भी नहीं चाहता कि वो डाई कर जाए, तो वो हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करेगा पहले। तो वो जो जो जैसे वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, उसी चीज़ को हम एडेप्टेशंस का नाम दे रहे हैं। इस एडेप्टेशन के अंदर के सेल खुद को जो अडेप्ट कर रहा है उस स्ट्रेस को विदस्टैंड करने के लिए, उसकी कुछ टाइप्स हम स्टडी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स होंगी। उसमें 4 टाइप्स होंगी: हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड एट्रोफी। ये 4 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और टाइप में भी आ जाएगी, डिस्प्लेजिया। तो ये 4-5 टाइप्स हैं जो कि एडेप्टेशन की टाइप्स हैं। इनको हम जो है ना एक्सप्लेन, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे इन सारी टाइप्स को। और
इनके हम एग्जांपल्स, क्लिनिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे कि आपकी बॉडी में कौन सा स्ट्रेस आ रहा है और उसकी वजह से क्या एडेप्टेशंस आ रही हैं। तो ये होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि सेल इंजरी की कॉजेज़ क्या हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल इंजरी की कॉजेज़ वो फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, इमोलॉजिकल भी हो सकती हैं, माइक्रो बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, ट्रॉमेटिक भी हो सकती हैं। कोई भी सेल इंजरी की कॉज होंगी तो वो इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल इंजरी, इसको भी हम देखेंगे। देन रिवर्सिबली सेल इंजरी, आपको कैसे पता चलेगा कि एक सेल रिवर्सिबली इंजर्ड है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक सेल इरिवर्सिबली इंजर्ड है। उसके लिए हम मार्कोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे, तो ये चीज़ भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एक सेल जब रिवर्सिबली इंजर्ड हो जाता है तो वो हमेशा सेल डेथ की तरफ जाता है, उसके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, वो इरिवर्सिबली इंजर्ड हो चुका है, तो वो सेल डेथ की तरफ जाएगा। अब सेल डेथ दो तरह की होती है। एक सेल डेथ जो होती है उसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस, और दूसरी है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस को एपोटोसिस भी बोला जाता है। तो दो टाइप्स हैं सेल डेथ की, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो इन दोनों टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। आपने पढ़ा होगा मे बी कि एक्सीडेंटल सेल डेथ इज़ नेक्रोसिस एंड प्रोग्राम सेल डेथ इज अपोप्टोसिस। लेकिन इसको हम थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे कि एक्सीडेंटल सेल डेथ है तो एक्सीडेंटल सेल डेथ है क्या। ये एक्चुअली इसकी इतनी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस की डेफिनेशन कुछ और है, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सीडेंटल क्या है, ये वर्ड एक्सीडेंटल जो यूज़ किया जाता है ये क्या चीज़ है। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस, आपके सेल के अंदर कुछ चीज़ों का, फैट का, प्रोटीन्स का एक्यूमुलेट होना, और उनका एक्यूमुलेट क्यों होना ये हम देखेंगे कि सेल के अंदर कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है तो वो क्यों हो रही है, वो कौन सी हो रही है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। एंड देन लास्टली पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, के कैल्शियम की एक्यूमुलेशन हो जाना सेल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पांस टू स्ट्रेस एंड इंजूरियस स्टिमुलाई। आप हमारे पास ऑलमोस्ट 8 मिनट्स हैं, तो हम मैं कोशिश करूँगा 1 से 2 स्लाइड्स आपकी कवर हो, क्योंकि अभी हमने जस्ट आउटलाइन को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से जाऊँगा, मेरी एक्सप्लेनेशन वर्बल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखें एक नॉर्मल सेल है विच इज़ इन होम्योस्टैटिक स्टेट में है नॉर्मल सेल। लेकिन जब कभी मैंने आपको कहा कि सेल के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो वो सेल खुद को बचाने की कोशिश करेगा और उसके अंदर एडेप्टेशंस आएंगी। अब स्ट्रेस को मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेस किस किस फॉर्म में हो सकता है। मैंने कहा फिजिकल, केमिकल, इम्यूनोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, और यानी कोई भी इंजरी है, कोई भी आपको जो है ना इंजरिंग एजेंट आ रहा है, तो क्या करेगा, सेल के अंदर एडेप्टेशंस आएंगी। वो 4-5 अडेप्टेशन की मैंने आपको टाइप्स बताए, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अडेप्टेशन कभी ऐसा नहीं है कि अडेप्टेशन उसकी बॉडी में उसको जो है ना कवर प्रोवाइड करेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। एक स्ट्रेस जब हाथ से बढ़ जाएगा, एक सीवियर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर आपको इन्फेक्ट कर रहा है, या ये जो स्ट्रेस है, ये जो लेट से बर्न इंजरी है, तो ये बर्न इंजरी हाथ से ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका सेल उस जो स्ट्रेस है उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्ट्रेस को होल्ड नहीं कर सकेगा, तो ये सेल फिर इंजरी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, स्ट्रेस आया, एडेप्टेशन आई सेल के अंदर, बट इफ द सेल इज इनएबल टू अडेप्ट, इफ द सेल इज अनएबल टू अडेप्ट, उसकी अडेप्टेबिलिटी की जो कैपेसिटीज हैं वो एक्सीड कर गई हैं, तो फिर क्या होगा, तो सेल इंजरी की तरफ जाएगा। देखिए लिखा है स्ट्रेस, स्ट्रेस के बाद अडेप्टेशन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट अडेप्टेशन सेल इंजरी की तरफ जाए। वो किस सिचुएशन में हो सकता है, इफ द इंज्यूरेंस स्टिमुलस इज सुवियर, अगर पहले ही जो इंजरी आ रही है, जो स्ट्रेस आ रहा है वो सुवियर टाइप का आ रहा है, तो तब सेल इंजर्ड हो जाएगा। तो इफ द सेल इज अनएबल टू अडेप्ट, if the injurious stimuli is severe or persistent, then the cell will be injured की भी। अब यहाँ पे ये ऐसा स्टेज है कि सेल वापस होम्योस्टेसिस में जा सकता है। सेल इंजरी दो तरह की है, एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर
अब यहाँ पे जब जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वहाँ पे सेल की इंजरी जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल उस केस में होगी जब जो ये इंजूरियस स्टिमुलाई है ये रिमूव हो जाए। जो स्ट्रेस है अगर आप इस स्टेज पे रिमूव हो जाता है तो सेल दोबारा होम्योस्टेसिस की तरफ जाएगा। या ये जो इंजूरियस स्टिमुलाई है ये लेस सीवियर फॉर्म है और ट्रांजिएंट है, माइल्ड है। देखिए माइल्ड लिखा हुआ है यानी सीवियर नहीं है, ट्रांजिएंट है मतलब कि परसिस्टेंट नहीं है। आप इसको यहाँ पे इस स्टेज पे अगर ये रिमूव हो जाता है स्ट्रेस तो सेल दोबारा होम्योस्टेसिस की तरफ जाएगा। लेकिन अगर यही इंज्यूरिंग एजेंट यही स्ट्रेस सीवियर है और प्रोग्रेसिव है तो ये सेल जो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ जाएगा। और जब कभी सेल इरिवर्सिबली इंजर्ड होगा तो वो हमेशा सेल डेथ की तरफ जाएगा। और ये सेल डेथ अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी दो टाइप्स हैं, इन दोनों को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये एपोप्टोसिस है क्या, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे एपोप्टोसिस होती है, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सेल डेथ की दो टाइप्स हैं, नेक्रोसिस विच इज़ एन एक्सीडेंटल सेल डेथ एंड एपोप्टोसिस विच इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हमारे पास 4 मिनट्स हैं, इसी चीज़ को दोबारा से एक और ग्राफ में डिस्कस की है, थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है। सेल के ऊपर स्ट्रेस आया और सेल ने क्या किया, सेल ने अपना जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है उसको नैरो रेंज के अंदर रखना है। तो उस नैरो रेंज के अंदर रखने के लिए होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए सेल के अंदर एडेप्टेशंस आती हैं। सो द सेल अंडरगोज एडेप्टेशन। और मैंने आपको कहा कि एडेप्टेशन की हम 3 4 5 टाइप्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। यही टाइप्स लिखी हैं, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, एट्रॉफी। अभी ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही, ऑब्वियसली समझ नहीं आ रही होंगी क्योंकि ये चीज़ें अभी हमने डिस्कस करनी है, इनको डिटेल में हमने डिस्कस करना है। तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये टर्म्स क्या हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन टर्म्स के ऊपर भी आएंगे। एडेप्टेशंस आई लेकिन एडेप्टेबिलिटी कैपेबिलिटी फेल हो गई। अब स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि सेल के अंदर वो एडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी जो हैं वो एक्सीड कर गई उसकी, तो सेल के अंदर जो है इंजरी हो जाएगी, तो सेल इंजरी डिवेलप्स। और हमने कहा कि सेल इंजरी दो तरह की है, एक रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल उस केस में जब स्ट्रेस जो है वो माइल्ड या ट्रांजिट होगा तो सेल रिवर्सिबली इंजर्ड होगा। और सेल रिवर्सिबली इंजर्ड के बाद क्योंकि वो रिवर्सिबल है तो वह दोबारा होम्योस्टैटिक स्टेट में चला जाएगा। लेकिन यही स्ट्रेस अगर सीवियर और परसिस्टेंट है तो ये सेल जो है वो इरिवर्सिबली इंजर्ड होगा। और जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो उसके बाद सेल डेथ होगी। और सेल डेथ दो टाइप्स की है, या तो नेक्रोसिस या तो एपोप्टोसिस। तो इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे एंड परसिस्टेंट के सेल इंजरी के आपका एक जो स्ट्रेस है, लेट से अगर बर्न इंजरी है वो देर तक एक बंदा जुलस रहा है तो ऑब्वियसली उसके सेल्स जवाब दे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स जला लेकिन वो बर्न इंजरी जो हुई वो थोड़ी देर के लिए हुई तो ऑब्वियसली वो सर्वाइव कर जाएगा। जी